माई सेल्फ विक्रांत यादव। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बहुलक चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। देखिए लास्ट चैप्टर में हम जो डिस्कस किया था, लेक्चर फर्स्ट में अगर बात करें बहुलक के बारे में इंट्रोडक्शन लिया था, सेकंड में उसका वर्गीकरण किया था। लेक्चर सेकंड में हमने क्या की थी, बहुलकीकरण की जो विधियां पढ़ी थी, जिसमें संगणन बहुलीकरण की विधि पढ़ी थी, योगज बहुलीकरण की विधि पढ़ी थी। ये लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर इसमें हम जो पढ़ने वाले टॉपिक रह गया था, अगर बात की जाए रहनी उसी से रिलेटेड है। आपने दो चीजें पढ़ी होगी, एक तो आपने पढ़ा होगा सम बहुलक और एक आपने सुना होगा विषम बहुलक। देखना होता क्या, विषम बहुलकीकरण की बात करें, विषम बहुलकीकरण या सम बहुलकीकरण। विषम बहुलकीकरण का दूसरा नाम है इसको सह बहुलकीकरण। इसमें कंफ्यूजन भी होता है, अभी बताते हैं। सह बहुलकीकरण, देखो इसमें कंफ्यूजन होता है, कई बार ये पूछ लिया जाता है सम और सह बहुलकीकरण में अंतर क्या है, तो दोनों बिल्कुल सेम सेम से लगते हैं, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है। सम बहुलकीकरण क्या कहते हैं कि जब कोई भी जो बहुलक बनता है उस छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है। छोटी छोटी इकाइयों की बात करें तो कौन सी होती है, 1 लाख इकाइयां उसकी। भाई छोटी छोटी 1 लाख इकाइयों से, जिसका हमने ट्रेन का एग्जाम्पल लिया था कि जो 1 लाख इकाई अगर बात करें किसी बहुलक के लिए, छोटे छोटे डब्बे, जो ट्रेन के डब्बे 1 लाख इकाई का काम करते हैं। 1 लाख इकाइयां बहुत सारी, एक हजारों की संख्या में जुड़कर किसका निर्माण करती है, बहुलक का निर्माण करती है। अगर बात करें सभी की सभी, अगर बहुलक की जो बात करें 1 लाख इकाइयां समान हो, सारी की सारी अगर समान हो, तो ऐसे बहुलक को क्या बोलते हैं, सम बहुलक कहते हैं। और ऐसी इकाइयों की जुड़ने की जो प्रक्रिया बोली जाती है सम बहुलकीकरण कहलाता है। क्लियर है। दूसरे कॉन्सेप्ट में बात करें, एक से अधिक प्रकार की 1 लाख इकाइयों से जो बहुलक बनता है उसको क्या कहते हैं, विषम बहुलक बोलते हैं। और ये बनने की जो प्रक्रिया होती है क्या बोली जाती है, विषम बहुलकीकरण और सह बहुलकीकरण। भाई इनमें अगर उनकी व्यवस्था की मैं बात करूं, व्यवस्था के आधार पर इनका वर्गीकरण अगर किया जाए कि भाई उनका जो सीक्वेंस होता है उनके क्रम के आधार पर, भाई इसमें तो सारी एक टाइप की 1 लाख इकाई होती है। भाई एक के बाद हमें पता है कि ए, भाई अगर माना एक इकाई ए है तो उससे अगली जुड़ने वाली भी ए होगी, उससे अगली जुड़ने वाली भी ए होगी, उसके सब तरफ ए होगा। लेकिन बात करें इसमें एक से ज्यादा प्रकार की इकाइयां होती है, तो उसके आधार पर उसका क्या करते हैं, वर्गीकरण। इसका जो वर्गीकरण या प्रकार करें, विषम बहुलीकरण के प्रकार की बात करें या वर्गीकरण की बात करें, वर्गीकरण की अगर बात करें तो इसका वर्गीकरण 4 टाइप से होता है। देखना भाई, अगर बातें करें कौन कौन से 4 टाइप से, उनकी बातें करते हैं। देखना पहला है आपका, अगर बात की जाए इस साइड देखो, एक तो सबसे पहला आपका क्रम रहित, क्रम रहित सह बहुलकीकरण। दूसरा जो आपका इसमें एकांतरित, एकांतरित बहुलकीकरण। इसके बाद जो अगला आपका तीसरा है खंड बहुलकीकरण। खंड या सह, इसके साथ सह या विषम लगाते हैं, सॉरी, सह बहुलकीकरण। अगले वाला जो खंड सह बहुलकीकरण, और सबसे लास्ट है आपका कलम सह बहुलकीकरण। देखिए होता क्या है, इजी है, कुछ नहीं है भाई। इसका वर्गीकरण तो हम पढ़ते ही नहीं भाई सम में, क्योंकि सारी हमें पता है 1 लाख इकाई समान होती है, एक ही व्यवस्था के आधार पर एक ही क्रम में जुड़ी होती है। भाई ए के बाद ए ही मिलेगी। अगर हमने 1 लाख इकाई का नाम मान लिया ए, तो सारी की सारी 1 लाख इकाई क्या मिलेगी, ए ही मिलेगी। तो इसका वर्गीकरण नहीं पढ़ते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं किसका, ओनली भाई हम विषम बहुलकीकरण। देखिए होता क्या है, सबसे पहले वाला जो है आपका क्रम रहित सह बहुलकीकरण, क्रम रहित सह बहुलकीकरण। देखिए इसमें होता क्या है कि जो अगर माना कि हमें पता है कि सह बहुलकीकरण या विषम बहुलकीकरण की बात कर रहा है, तो एक से ज्यादा प्रकार की 1 लाख इकाई है, तो होगा क्या, मतलब हमने मान ली कि 2 प्रकार की, भाई ए और बी प्रकार की 1 लाख इकाइयों से अगर कोई बना है, पर कोई बहुलक जो बना है एक से अधिक प्रकार की, तो ए टाइप की उसमें 1 लाख इकाई है और एक किसकी है, बी प्रकार की है, तो बहुलक कैसे बनेगा, भाई आपस में से जुड़ती हुई बताएंगे कैसे। भाई ए के बाद बी होगा, बी के बाद ए होगा, ऐसे कुछ टाइप से जुड़ी होगी। अब इनके जो क्रम होता है कि भाई ए के बाद बी आएगा या बी के बाद ए आएगा, इन व्यवस्था के आधार पर हमने विषम बहुलीकरण के 4 टाइप पढ़े हैं। पहला टाइप है आपका क्रम रहित सह बहुलीकरण। इसमें होता क्या है कि क्रम रहित, आपकी मीनिंग मिल रही है इस चीज से। क्रम रहित का मतलब कोई क्रम ही नहीं होता। भाई एक के बाद बी भी मिल जाए, बी के बाद ए आ जाए, कोई पता नहीं, फिक्स कोई क्रम ही नहीं होता। बात है कि ऐसे टाइप का जो बहुलकीकरण हो रहा है, ऐसा बहुलक तो बोला जाएगा क्रम रहित सह बहुलक। और ये जो वर्गीकरण अगर बात करें, प्रक्रिया जो कहलाती है क्रम रहित सह बहुलकीकरण कहलाती है। इसमें ए के बाद बी आ गए, तो बी के बाद बी, फिर उसके बाद ए आ गए, फिर बी आ गए, कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं होता है, कोई क्रम फिक्स नहीं होता है। दूसरे टाइप का आपका एकांतरित बहुलक। एकांतरित आपको दिख रहा है सिक्वेंसल, एकांतरित मतलब एक के बाद एक,
जैसे देखना, अगर भाई हमने मान ली कि ए और बी प्रकार की, हमें ये तो पता सहभौलिकीकरण है तो एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयों से बन रहा है, तो माना हो दो अलग अलग प्रकार की एकलक इकाई, एक को ए कहते हैं एक को बी कहते हैं, तो बनेगा क्या देखना भाई, और क्रम रहित एक के बाद जैसे कि बी आएगा, उसके बाद वापिस से ए, उसके बाद वापिस से बी, फिर ए और फिर ए, ऐसे सीक्वेंस चलता रहेगा जब तक जितनी उसकी मोनोमर यूनिट है वो एन तब तक जुड़ती ना चली जाए। एन यूनिट उनकी ले रखी है तो जुड़ती हुई जितनी भी यूनिट चली जाए, तो ए के बाद बी फिर ए, फिर देखो एक सीक्वेंस आ रहा है, ए के बाद बी, फिर बी के बाद ए, फिर ए के बाद बी, ए बी के बाद ए, एक सीक्वेंस क्रम में है, एकांतरित में है, तो ये बोला जाता है एकांतरित सहभौलिकीकरण। तीसरा आपका आता है खंड सहभौलिकीकरण। खंड में बात करें, इसमें जो यूनिट होती है एक से अधिक प्रकार की खंड में बनती है, मतलब एक जोड़े के रूप में पेयर या ट्राइमर अगर ऐसे टाइप से बन जाती है, जैसे कि भाई आपको दो ए मिल गया, एक अगर दो टाइप की एकलक इकाइयों से बनी ए और बी, दो ए का अगर बात है पेयर, फिर दो बी के पेयर, उसके बाद दो ए के पेयर, दो बी के पेयर, ऐसे चलती रहती है जब तक उसकी कितनी वैल्यू ना जुड़ जाए, सारी वैल्यू जब तक जुड़ेगी तो सीक्वेंस एक खंड बना लेती है। खंड ए बन गया, बी बन गया, मान ले कि तीन प्रकार की एकलक इकाइयों से बनी है, ए बी और सी, उसमें क्या होगा, माना दो ए, फिर उसके बाद दो बी, उसके बाद दो सी, उसके बाद वापिस से वही मिलेगा, दो ए, फिर दो बी, फिर दो सी, ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ऐसे टाइप का जो सहभौलिकीकरण है कौन सा बोला जाता है भाई, खंड सहभौलिकीकरण। और सबसे लास्ट में हम जो पढ़ने वाले कलम सहभौलिकीकरण, उसमें कुछ नहीं, इजी है। उसमें क्या होता है, एक प्रकार का बहुलक तो क्या बनाता है, एक चेन बनाता है, एक श्रृंखला बनाता है, और दूसरे प्रकार का क्या करता है, उसके साथ दूसरा प्रकार का शाखित रूप से जुड़ जाता है, ब्रांच के रूप में साइड में जुड़ जाते हैं। तो ऐसे टाइप का जो बहुलकीकरण होता है सहभौलिकीकरण, वो कौन सा बोला जाता है, कलम सहभौलिकीकरण कहलाता है। तो ये हमने इसके प्रकार पढ़े, इजी है, कुछ नहीं। इसके बाद जो चलने वाला है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो अगला टॉपिक है वो रबर। देखिए होता है, इजी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की सबसे मेन रीड है वो, उसे हम पढ़ेंगे अच्छे से। देखिए कैसे होता है। इसके बाद जो टॉपिक है आपका रबर। रबर सुनते ही आपके माइंड में आता है, रबर आपकी बात करें, आपका जो पेंसिल से आप इरेज करते हो, साफ करते हो, ये भी एक रबर की है। इसके अलावा जैसे कि नोट के ऊपर जो आप लगा के आते हो रबर, वो भी एक रबर है। आपके जो दस्ताने बने होते हैं वो भी एक रबर है। तो रबर के बहुत सारे टाइप है। अब इसके भी क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन भी दो टाइप के होते हैं, बस रबर दो टाइप से होते हैं। तो प्राकृतिक रूप से बनाए जाते हैं, संश्लेषित। संश्लेषित आपने पहले वर्गीकरण में पढ़ चुके हो। पर रबर दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक रबर और दूसरा होता है आपका भाई संश्लेषित रबर। देखिए आपने पहले भी पढ़ा होगा वर्गीकरण, जो हमने सबसे पहले किया था स्रोतों के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण, उसमें देखा था एक प्राकृतिक बहुलक था, एक संश्लेषित बहुलक था, तीसरा जो पढ़ा था अर्ध संश्लेषित बहुलक। प्राकृतिक बहुलक का मतलब वहां पे क्या होता था, मेन चीज वहां पे थी कि जो प्राकृतिक रूप से जो बहुलक प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, माना कि पादपों से मिलते हैं या किसी मानव से मिलते हैं, किसी जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ऐसे बहुलक प्राकृतिक बहुलक कहलाते थे। दूसरा पढ़ा था आपने संश्लेषित बहुलक के बारे में पढ़ा होगा। वो संश्लेषित वो होते हैं जो मैन मेड होते हैं, मानव निर्मित होते हैं, प्रयोगशालाओं में तैयार किए जाते हैं। तीसरा जो टाइप पढ़ा था अर्ध संश्लेषित, जो होते तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं लेकिन उन्हें मॉडिफाई किया जाता, संशोधित किया जाता लैब में, वो बोले जाते थे अर्ध संश्लेषित। सेम चीज रबर पे अप्लाई, क्योंकि रबर एक बहुलक है। तो एक प्राकृतिक रबर और एक संश्लेषित रबर। प्राकृतिक रबर जो हमें प्रकृति से मिलता है, पादप से मिलता है। दूसरी संश्लेषित रबर जो हम लैब में बनाते हैं, प्रयोगशाला में बनाते हैं। तो सबसे पहले जो पढ़ेंगे हम इसमें पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले भाई, प्राकृतिक रबर। उसके बाद जो पढ़ेंगे क्या पढ़ने वाले, संश्लेषित। तो सबसे पहले देखिए कि क्या होता है प्राकृतिक रबर। देखिए देखिए होता है क्या, प्राकृतिक जो रबर है वो एक टाइप का प्रत्यास्थ बहुलक है। देखिए एक नया वर्ड और आ गया, नया नहीं पहले भी आपके चल चुका है। आपने जब सबसे पहले अगर बात करें दो टाइप के, अगर बात करें उसके अंतराण्विक बलों के आधार पर, आपने पढ़ा होगा वर्गीकरण में, एक तो प्रत्यास्थ बहुलक और दूसरा रेशेदार बहुलक। आपने दो बहुलक पढ़े हैं। प्रत्यास्थ में क्या होता था कि जो आपके जो एकलक इकाइयां हैं उनके अणुओं के बीच में जो अंतराण्विक आकर्षण बल है, प्रत्यास्थ वाले में वो कमजोर होते थे, इसलिए आसानी से ऐसे जो बहुलक आसानी से खिंच जाते हैं, वापिस छोड़ने पर अपनी जो पहले वाली स्थिति पे आ जाते हैं। दूसरे पढ़े था आपने रेशेदार बहुलक। उनमें क्या होता है कि जो एकलक इकाइयों के मध्य जो अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होते हैं भाई, अगर रेशेदार की बात करें तो मजबूत होते हैं, प्रबल होते हैं। उन्हें जैसे खींचते हैं तो खींचते नहीं है, टूट जाते हैं। एकलक इकाइयों के बीच में जो आपस में जुड़ी होती टूट जाती है, लेकिन खींचती नहीं है, उनकी प्रत्यास्थता बहुत कम होती है। क्लियर है। तो प्रत्यास्थ अगर बात करें, प्रत्यास्थ बहुलक वो होते हैं जो आसानी से खींच जाते हैं। वास्तव में जो प्राकृतिक रबर है वो एक क्या है, प्रत्यास्थ बहुलक है।
अब प्रत्यास्थ बहुलक क्या होते थे हमने पहले बताया कि जिनमें एकलक इकाइयों के मध्य दुर्बल अंतराणविक जब बल होते हैं उनके बीच में तो उन्हें आसानी से खींचा जाता है, तो वापिस से वो अपनी किसी अगर उसको बल को अगर कोई आपने साइड में एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, कोई अन्य बल लगाया, वापिस अगर उसे छोड़ दे तो उसी स्थिति में आ जाते हैं। जैसे आपने रबर खींचा होगा, खींच जाता है, छोड़ते तो वापिस उसी स्थिति में आ जाता है। ऐसे प्रत्यास्थ बहुलक कहलाते हैं। लेकिन मिलता कहां से? सबसे पहले ये जो बनाया जाता है रबर चीर से प्राप्त होता है। बात की जाए रबर चीर क्या होता है, ये भी पादप से प्राप्त किया जाता है। भाई किसी पादप से प्राप्त करते हैं, पादप से प्राप्त, उस पादप का जो नाम है वो नाम है आपका भाई हैविया ब्रिसेलिए, हैविया ब्रिसेलियंसिस। आपका हैविया ब्रिसेलियंसिस नाम का एक प्लांट है, एक पादप है, जिससे हम क्या प्राप्त करते हैं? एक दूधिया पदार्थ, एक दूधिया, दूध जैसा एक पदार्थ होता है, दूध जैसा एक दूधिया पदार्थ होता है, जिसको क्या बोलते हैं? चीर बोलते हैं, रबर चीर बोलते हैं। एक ही बात है, चीर बोले तो रबर चीर। इस हैविया ब्रिसेलियंसिस नाम के प्लांट से, पादप से हमें एक दूधिया पदार्थ मिलता है रबर चीर, जिससे बनाया जाता है प्राकृतिक बहुलक बनाया जाता है। अब बात है, सबसे पहले जो हेडिंग आती है इसी में तो है प्राप्त करने की विधि। किसके प्राप्त करने की विधि? भाई प्राकृतिक बहुलक के प्राप्त करने की विधि। सबसे पहले क्या क्या जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, कुछ नहीं इजी है वैसे पर लेकिन इंपॉर्टेंट है, देखना करते कैसे भी देखना। सबसे पहले क्या किया जाता है, जो हैविया ब्रिसेलियंसिस नाम का जो प्लांट होता है, किसका? रबर का। इस प्लांट को अगर बात करें, इसमें चीरा लगाते हैं इसके तने पर। भाई आपका मान लिया ये एक आपका प्लांट है, इसमें कट लगा देते हैं, चीरा लगा देते हैं उसके तने के ऊपर, छाल को थोड़ा सा हटा के उसको उस पर कोई पात्र जोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम लगभग घंटे या दिन भर उसे छोड़ देते हैं। इसमें एक दूधिया पदार्थ इसमें भर जाता है। भाई एक दूधिया पदार्थ इसमें भर जाता है, आपने जो पात्र लिया उसमें कोई दूधिया रंग का पदार्थ भर चुका है, जिसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं चीर बोलते हैं। एक दूधिया पदार्थ है जिसको क्या बोलते हैं? रबर चीर, या ओनली क्या कहते हैं उसे? चीर कहते हैं। अब ये क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं? सबसे पहले इसको प्राप्त करने के बाद इसको डाइल्यूट करते हैं, मतलब तनु करते हैं। और किसके साथ? जल के साथ। जल से क्या करते हैं? तनु, मतलब जैसे कि आपके घर में जैसे दूध होता है उसमें पानी डालते हैं, मतलब तनु करते हैं। इसको जल में मिला, मतलब इसको जो चीर मिला इसमें पानी डालते हैं, इतना डालते हैं कि इसकी जो मात्रा है, मतलब जहां पे अगर चीर की जो मात्रा रह जाए 10 to 20% चीर रह जाए, किसमें? आपका जो विलियन बनाया आपने, तनु विलियन जो बनाया, सॉरी तनु विलियन में 10 से 20% चीर रह जाए, बाकी क्या रहे भाई इस विलियन में? जल की मात्रा 90, मतलब 80 से 90% किसकी मात्रा रहे? जल की रहे, मतलब उसमें 10 से 20% किसकी मात्रा रहे? चीर की। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद इसमें 1% इसमें मिलाते हैं, इसी में 1% मिलाते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल क्या काम करता है? जैसे कि हम दूध में जो छाछ होती है, या आपको भाई कई बार आपने देखा होगा गर्मियों में दूध रखा होता है, उसमें छाछ डाल देते तो दूध फट जाता है, तो वही सेम काम करता है तनु विलयन को। अगर बात की, इसमें स्कंदन एक वर्ड आएगा, इसको इसके विलयन को स्कंदन कर देता है, स्कंदित या स्कंदन कहते हैं, स्कंदन प्रक्रिया हो जाती है, स्कंदन हो जाता है क्षीर का। अगर बात की जाए यहाँ पे क्षीर का स्कंदन हो जाता है। अब स्कंदन एक वर्ड नया है जो सरफेस केमिस्ट्री या बात करें आपके पृष्ठ रसायन चैप्टर नंबर 5 उसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि स्कंदन क्या होता है। वहां पे स्कंदन के लिए एक इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड भी, वो भी चलेगा, बताएंगे। अभी इसको समझाना भी है, मेन चीज समझे होता क्या है वो भी समझाएंगे। स्कंदन के बाद इसको कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, मतलब इसको छानते हैं, भाई छान लेते हैं, इसको छान लेते हैं। बात करें फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने के बाद जैसे स्कंदित हो गया, तो फिल्टर करने के बाद जो पदार्थ बचा पानी में अलग कर दिया, और स्कंदित पदार्थ जो अवक्षेपित हो गया फिल्टर में, अगर अवक्षेपित पदार्थ, अभी बताएंगे कौन सा अवक्षेपित पदार्थ, वो जल से अवक्षेपित कुछ पदार्थ जमा हो जाता है, कुछ ऊपर पानी अलग हो जाता है, तो जो अवक्षेपित पदार्थ है उसको फिल्टर करके निकाल लेते हैं, और जो मिलता है वो रबर मिलता है, और उस रबर को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं क्रेप रबर को। अब दोबारा देखना इस प्रक्रिया को एक सिंपल वे में पहले बता रहा हूं भाई। आपने रबर के प्लांट से आपने उसकी चीर लिया, मतलब दूधिया जैसा कलर लिया, दूध मतलब आप मिल्क ही मान लो, आपने दूध ही मान लिया। दूध में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हम दूध को अगर बाद में दूध को फाड़ना भी होता है तो उसमें कुछ मात्रा में थोड़ा पानी भी मिलाते हैं। सेम वही प्रोसेस है, हमने कुछ पानी मिला दिया, मतलब विलियन कैसा हो गया, पहले तो भाई 100% प्योर था, उसमें पानी मिलाने के बाद विलियन कैसा हो गया, तनु, क्योंकि तनु जल के साथ किया जाता है कोई भी विलियन, उसमें हमने क्या मिलाया, कुछ खट्टी चीजें मिला दी।
क्योंकि एक अम्लीय चीज है, अमल मिला दिया, खट्टी चीजें मिलाते हैं, हमें पता है दूध फट जाता है, क्या बन जाता है, पनीर बन जाता है। सेम प्रोसेस की उसमें जो कण होते हैं, जो आपके जो मिल्क के कण थे, वो धीरे धीरे अवक्षेपित होना, तल में जमा होने शुरू हो जाते हैं। आपने देखा वो दूध जब फट जाता है तो पनीर नीचे जमा हो जाता है और पानी ऊपर रह जाता है। यही प्रक्रिया इसके अंदर एक अच्छा एग्जाम्पल है उसी चीज का। तो चीर का इसके अंदर हो जाता है, पानी ऊपर अलग हो जाता है, नीचे कुछ दूधिया पदार्थ जैसे कि कुछ टाइट टफनेस पदार्थ जैसे कि पनीर होता है, बिल्कुल सेम उसी टाइप का पदार्थ नीचे अवक्षेपित हो जाता है। अब आपने पता है कि पानी और पनीर को अलग कैसे करते हैं, फिल्टर से। तो किसी भी तरीके से उसे छान लेते हैं कि नीचे का जो गाढ़ा पदार्थ तो अलग हो जाता है, पानी पानी अलग हो जाता है। और वो जो मिला आपका जो पदार्थ, आपको जो दूध से जो निकला हुआ पदार्थ वो पनीर कहलाता है, लेकिन रबर से निकला हुआ पदार्थ उसको क्या कहते हैं, क्रेप रबर बोलते हैं। सेम एज इट इज प्रोसेस है। ये किसकी विधि पड़ी भाई, प्राकृतिक रबर को प्राप्त करने की विधि पड़ी है, इजी है। अब बात की जाए कि क्रेप रबर की कुछ कमियां हैं, ये इतना यूजफुल नहीं होता। यूजफुल क्यों नहीं होता इसकी भी हम पढ़ेंगे, तो क्या कारण है इसकी यूजफुल ना होने की। देखना, एक अधिक उपयोगी नहीं है भाई, अगर बात की जाए बेसिकली अगर इंडस्ट्रियल यूजेज पे, और उसके भी कारण है। देखिए कारण पढ़ने वाले भाई, जो आपका क्रेप रबर है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए क्रेप रबर की कुछ कमियां हैं, जो आपकी क्रेप रबर की कमियां क्या है, सबसे पहली जो कमी है इसकी कि क्यों काम नहीं आता, पहली कमी है इसकी प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता क्या कहते हैं, इलास्टिकनेस, किसी की इलास्टिकनेस, अगर इसकी प्रत्यास्थता कम, प्रत्यास्थता की बात करें, जो क्रेप रबर होता है उसकी प्रत्यास्थता बहुत कम होती है। जैसे कि आप पनीर को खींचते हैं टूट जाता है, सेम बिल्कुल रबर के है, उसे खींचते हैं टूट जाता है, मतलब उसकी प्रत्यास्थता की वैल्यू क्या है, कम है। किसी भी पदार्थ की खींचने की जो व्यवस्था होती है, स्थिति होती है, उसकी प्रत्यास्थता बोली जाती है। आप रबर को खींचते हो, बहुत ज्यादा जितना खींच रहा है उसकी प्रत्यास्थता उतनी ही ज्यादा है, छोड़ते हो वापस उसी शेप में। लेकिन इसकी प्रत्यास्थता जो आपने प्राकृतिक रबर मिला है जिसे क्रेप रबर कह रहे हैं, उसकी प्रत्यास्थता बहुत कम है। ये गुण कम है, तो ऐसा रबर हमारे किस काम का, आसानी से खींच लो टूट जाए, मतलब हमारे बेसिकली यूज में नहीं आ सकता, प्रत्यास्थता उसकी क्या है, कम। दूसरी कमी क्या है इसकी, अगर बात करें, उच्च ताप पर ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा ताप मिलते ही इसे ये नरम हो जाता है या मुलायम हो जाता है। थोड़ी सी अगर इसे धूप में भी रख दें तो ये सॉफ्ट हो जाता है। ऐसा रबर, मतलब अगर बात है कि इंडस्ट्रियल यूजेज में हम ले, कुछ कपड़े बनाए इस रबर के, कुछ चीज बनाए, हम कुछ और भी अलग तरीके से इसको यूज में ले, और धूप में रख दिया तो भी क्या हो जाता है, मुलायम पड़ जाता है, हमारे फिर भी काम नहीं है। तीसरा भी इसका केस है, उच्च जल अवशोषण क्षमता। इसकी जो अवशोषण क्षमता है, पानी सोखने की जो क्षमता है, वो भी क्या होती है, ज्यादा होती है भाई। मतलब अगर ऐसे टाइप के, अगर ऐसे रबर के हम कपड़े भी बनाए या कोई ऐसा मटेरियल बनाए, उसे बाहर अगर बारिश में भी रख दे तो भी वो पानी सोख लेगा तो खराब हो जाएगा। तो इसलिए इसकी तीसरी कमी ये भी है कि तो एक तो एक हिस्सा कम है, प्रत्यास्थता कम होती है, ये भी इसकी कमी होगी। दूसरी तापमान थोड़ा सा मिलकर मुलायम पड़ जाता है। तीसरी चीज इसकी जल अवशोषण क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। तो तीनों ही यूजेज की अगर बेसिस पे बात करें तो ये जो आपका जो क्रेप रबर है वो कैसा होता है, अधिक उपयोगी नहीं होता। अब बात है कि फिर इसको उपयोग में कैसे लाते हैं, मेन चीज वो है, उपयोग में लाने के लिए इसका जो कुछ इसको मॉडिफाई किया जाता है। मॉडिफाई मतलब इसको अपडेट करते हैं, इसका कुछ नए गुण को हम संशोधित करते हैं, उसको बोला जाता है रबर का वल्कनीकरण। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब रबर का वल्कनीकरण जो हम करते हैं वो लैब में करते हैं भाई। हमने जो भी क्रेप रबर पहले तो प्राकृतिक तौर से प्राप्त किया, लेकिन उसको भाई वो काम में हमारे आया नहीं, क्योंकि उसकी प्रत्यास्थता कम है, उच्च ताप पर नरम हो रहा है, उसकी अवशोषण क्षमता ज्यादा है। उसको यूज में लाने के लिए हमने उसको लैब में ले गए और लैब में उसका कर दिया कुछ मॉडिफिकेशन की दिया, जो प्रक्रिया जो मॉडिफिकेशन की है उसको अपडेट कर दिया, संशोधित कर दिया। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रबर का वल्कनीकरण कहते हैं। इसको भी पढ़ेंगे कैसे करते हैं, वो चीजें भी पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ते हैं आपके जो रबर की कंपोजिशन की मैं बात करूं, किन किन चीजों से बना होता है, कौन कौन से उसका आणविक संगठन है और कौन सी उसकी संरचना है। मतलब अगर बात करें रबर की जो एकलक इकाई है वो क्या होती है, और बहुलक बनने के बाद उसकी एकलक इकाई की जो बहुलक में बदलती है वो कैसे बदलती है, देखिए वो पढ़ेंगे। बात करें यहाँ पे प्राकृतिक रबर का जो पढ़ रहे हैं टॉपिक आपका प्राकृतिक रबर चल रहा है, उसमें जो इसका अगर बात करें, इसका आणविक संगठन अगर बात करें या संरचना की बात करें, दोनों चीजें पढ़ेंगे। इसका आणविक संगठन क्या होता है, इसकी संरचना क्या होती है। भाई जो आपका प्राकृतिक रबर जो बना होता है उसकी जो एकलक इकाई जो आपकी होती है, एकलक इकाई होती है आपकी आइसोप्रीन। देखिए आइसोप्रीन क्या होती है, देखना भाई, सॉरी ये होती है आपकी आइसोप्रीन।
एकलक इकाई अगर बात करें, ये एक प्राकृतिक रबर की एकलक इकाई होती है, इसको बोलते हैं आइसोप्रीन। अब ऐसी हजारों एकलक इकाइयां बनकर एक बहुलक बनाती है, जो जिसे अगर बात है आइसोप्रीन, अगर सेम एकलक इकाई जब होती है, आपको जो एकलक इकाई अकेली हो, जब सह बहुलक की नहीं सॉरी सम बहुलक की जब बात करें, जब एकलक इकाई समान हो, एकलक इकाई के सामने हम क्या लगा देंगे, सिर्फ उसके जब बहुलक बनने के सामने सिर्फ पोली लगा देंगे। ये आइसोप्रीन है, बहुलक की स्थिति में जाने पर क्या लग जाएगा, पोली आइसोप्रीन। ये एकलक इकाइयां, इनकी वैल्यू कितनी ली जाती है, एन। तो किसी को बहुलक में हजारों एकलक इकाई होती है, उसकी वैल्यू कितनी मान लेते हैं, एन। अब एक चीज और भी है, इसके अलावा एक साइड में पढ़ते हैं, जैसे कि आपने चीज पढ़ा होगा, आपने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, मतलब बात करें प्रेक्षणिक प्रभाव, अनुनाद प्रभाव, आपने इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव जो पढ़े हैं, उसके केस में अगर मैं बात करूं, उसके केस में होता क्या है भाई, हम यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। एक अनुनादी प्रभाव या बात करें, प्रेक्षणिक प्रभाव बात करें, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव करें, अगर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहाँ होती है, तो इस पर क्या आ जाता पॉजिटिव, इस पर क्या आ जाता नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाता बीच में भाई बॉन्ड हटने के बाद अगर ये शिफ्टिंग हुई है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये टूटने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। भाई वो उसी की अगर बात करें CH2 CH CH, ये दोनों आपस में सेम है क्या, भाई इसी की ये कौन सी संरचना है, अनुनादी संरचना है, बस सेम है दोनों में, बस इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट वापस से ये संरचना क्या बन सकती है, ये यहां शिफ्ट हो जाए, ये यहां शिफ्ट हो जाए। देखना CH2 इसके बीच में दोनों भी शिफ्ट हुआ, तो बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेस पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएगा, ये CH वापस से सिंगल बॉन्ड, ये CH और इधर से नेगेटिव था, यहाँ पे बीच में क्या बना लेगा, डबल। वही चीज जो स्टार्ट हुई थी वही चीज हमें मिल रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जब होता है, मतलब मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं। अब देखना इससे क्या फायदा है, अभी जो आपका बना है ये चीजें, ये आपकी एकलक इकाई थी, इसमें अगर बात है ऐसी हजारों यूनिट जब जुड़ती है, मतलब सेम ऐसी यूनिट आगे जुड़ेगी भाई, एकलक इकाई हजारों की संख्या में होती है, ये तो एक एकलक इकाई मैंने ली है, तो अगर दूसरी इसकी सेम बिल्कुल आगे, बिल्कुल सेम एज इट इज, एक पे माइनस और एक पे प्लस। अब ऐसे एकलक इकाई कब तक जुड़ेगी, तो ये माइनस जो चार्ज है कहां अटैक करेगा, प्लस पे, ये माइनस वाला किसी अगले वाली यूनिट पे, पीछे कोई एकलक इकाई के जो इस साइड वाला नेगेटिव पार्ट सेम इसके कोई आगे होगी भाई, सेम ऐसी, सेम आगे भी तो ऐसी होगी भाई, CH2 जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव ऐसे हजारों एकलक, ये किस पे अटैक करेगी, इस पे। तो इस यूनिट के साथ एक यूनिट के केस में देखना क्या हो जाता है, ये यूनिट इस पे अटैक करेगा, इससे जुड़ेगा, उसके बाद यहाँ CH, ये वही डबल बॉन्ड CH, और ये CH2 जो किसी अगली से जुड़े, मतलब एकलक इकाई से जब बहुलक बनेगा तो इस टाइप की संरचना बन जाएगी। जो सबसे पहले किस्सा था ये केस कैसा था, सबसे पहले ये था CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH CH2, जब किसी से जुड़ेगा तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 है, संयोजकता 4 बन है, लेकिन यहाँ पे देखो कार्बन की संयोजकता कितनी 4, कम नहीं होनी चाहिए ना ज्यादा होनी चाहिए। तो जब बहुलक, ये तो एकलक इकाई के रूप में जब कार्बन था भाई आपका एकलक इकाई है, जब वो बहुलक में जुड़ चुकी होती है तो वो एकलक इकाई कैसी हो जाती है, ऐसी हो जाती है। सेम केस इसमें देखिए, अब इसको पढ़ते हैं इसी केस से, अगर एक बार इसको अच्छे से दोबारा से वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देखना, इसी को बहुत अच्छे से समझ, कि मेन कॉन्सेप्ट यही, सभी में अप्लाई यही होता है, जितने भी आप बहुलक पढ़ोगे उसमें एक ही केस चलता है, वैसे ही संगमन बहुलीकरण में बस थोड़ा सा अलग चलता है, वो भी बता दिया जाएगा जहां पे टॉपिक आएगा। इस केस में भाई ऐसी हमें पता हजारों यूनिट होगी, उसके केस में जब ये एकलक इकाई में तो ऐसे ही, जब कोई अगर बात करे दूसरी एकलक इकाई इसके साथ आएगी, जब भी सेम ऐसी हजारों की संख्या में होगी, देखना CH डबल बॉन्ड CH2, ये दूसरी कोई आइसोप्रीन की यूनिट है, हम मान लेंगे 2 ही, जब ये इसके नियरर आएगी तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव लगेगा, लगने के बाद भाई ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, ये चार्ज यहां पे आ जाएगा, देखना ये इलेक्ट्रॉन इधर गए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, टूटने के बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, वहां पे नेगेटिव, ये नेगेटिव अगले वाली पे अटैक करेगा, ये सेम केस, इधर डिस्प्लेसमेंट होगी, इस पे नेगेटिव, वो किसी अगले वाली पे कर रहा होगा, जुड़ने के बाद देखना इसी की क्या हो जाएगी अकेली यूनिट, मतलब इसके पीछे एक ऐसी यूनिट 3 ले लेता हूं, तीसरी यूनिट और ले रहा हूं, सेम ऐसे देखना भाई CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सेम यूनिट है, देखना ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए, ये वाला यहाँ पे, इस पर हमें पता नेगेटिव आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव, ये नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, ये यहाँ पे इस पे नेगेटिव, ये इस पे अटैक करेगा, क्योंकि ये जब यहाँ शिफ्ट होंगे इस पर पॉजिटिव आएगा, ये यहाँ पे नेगेटिव, वो किसी अगले वाले पर अटैक कर रहा होगा। तो बात है कि ले देके अगर एक यूनिट के साथ अगर बात है, जो एकलक इकाई ये पहले थी उसमें क्या बदलाव आए, उसमें बदलाव सिर्फ इतना आता है भाई, ये किसी ने अटैक किया इस पे, इसने जब अटैक इस पे किया है, मतलब ये माइनस इससे जुड़ेगा तो बीच में बॉन्ड बन जाएगा, CH2 के बाद ये बॉन्ड टूट के कहा जा रहा है यहाँ पे भाई, ये इसके बाद ये तो सिंगल बॉन्ड है कार्बन के साथ, CH2 का सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड टूट के इधर डिस्प्लेसमेंट, मतलब इस साइड तो क्या हो जाएंगे डबल बॉन्ड, साइड में क्या जुड़ा हुआ था CH3, मतलब डबल बॉन्ड किससे बना भाई,
CH से। उसके बाद ये बॉन्ड टूट के इधर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, आपको दिख रहा है जब बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव, जो किसी अगले वाले के पॉजिटिव पे अटैक कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो शिफ्ट ये हुआ तो पॉजिटिव आ रहा है। होने के बाद क्या बनेगा देखना भाई, CH2, और वो भाई ये CH2 किसी अगले वाले से जुड़ रहा होगा। कब तक जुड़ता चलेगा, जब तक भाई इसकी वैल्यू में कितनी ना मान लू, n वैल्यू इसकी बस अकेली यूनिट है, n वैल्यू सारी की सारी जुड़ जाएगी। क्लियर है? तो ये जो बन जाता है, इसके बाद जो पॉली आइसोप्रीन आपका, ये जो आइसोप्रीन की एकलक इकाई थी, इसको क्या बोलेंगे भाई, भाई आइसोप्रीन एकलक। अब ये बहुलक जब बनता है तो सामने बढ़ के लग जाता भाई, पॉली आइसोप्रीन था तो इसके सामने बढ़ गया, पॉली क्या हो जाएगा, पॉली आइसोप्रीन हो जाएगा। देखिए यही एक मेन कॉन्सेप्ट है जो समझने का है, इसको दोबारा से एक बार देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, होता क्या है, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। भाई सबसे पहले इसके आणविक संगठन की मैं बात करूं, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट केस है वो पढ़ेंगे। आपकी जो एकलक इकाई होती है इसकी, ये होती है, इसको क्या बोलते हैं आप भाई, आइसोप्रीन। क्लियर है? जब ये सीक्वेंस में, जब इसके पास, जब इसमें जब कोई दूसरी एकलक इकाई इसके जब पास में आती है तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव लग जाता है, उसके कारण भाई कोई दूसरी वाली यूनिट इस पे अटैक कर रही होगी, ये वाला इधर शिफ्ट होगा, ये किसी दूसरी वाले पे नेगेटिव जो होकर किसी अगले वाले पे अटैक कर रहा होगा। भाई यहाँ पे अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है तो इस पर प्लस, लास्ट में वहां पे क्या जा रहा होगा, माइनस। ऐसे क्यों, प्लस वाले पे माइनस वाली यूनिट अटैक कर रही होगी, माइनस वाली किसी अगले प्लस पे कर रही होगी। तो ले देके अगर बात करें, इसके जुड़ने के बाद बनेगा क्या भाई, इस पर जब कोई अटैक करेगा तो ये क्या हो जाएगा, CH2। उसके बाद यहाँ पे भाई ये बॉन्ड टूट चुका है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड कार्बन, जिससे क्या जुड़ा हुआ है, CH3। यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड थे इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा भाई, डबल बॉन्ड। उसके बाद जो यहाँ डबल बॉन्ड तो क्या हो चुका भाई, सिंगल, जो कि किसी अगले से जुड़ रहा है। कब तक जुड़ता चलेगा, जब तक उसकी यूनिट कितनी ना हो जाए, n होना हो जाए। क्लियर है? बस यही आपका आइसोप्रीन था तो पॉली आइसोप्रीन बन जाता है। केस होता है सबसे इसमें इंपॉर्टेंट जो केस है वो पढ़ने वाला है, पॉली आइसोप्रीन। क्लियर है? ये आपकी बहुलक इकाई बन गई, ये आपकी एकलक इकाई है। ये तो आपने एक एक अकेली यूनिट के रूप में लिख रखा है, बहुलक के रूप में स्थिति उसकी ऐसे जुड़ती, एक एकलक इकाई ऐसे जुड़ती पाएगी। उसके बाद जो बंद यहाँ होते थे वो यहाँ मिल रहे होंगे जुड़ने के बाद, तो ये बहुलकी। और ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, इसको क्या कहेंगे भाई, एकलक इकाइयों की जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहुलकीकरण कहलाती है। दूसरी की सारी एकलक इकाइयां जो समान हो, सारी एक ही टाइप की है तो कौन सा वर्ड लिखा जाएगा यहाँ पे, सम बहुलकीकरण। दूसरा सह बहुलकीकरण या विषम, वो अलग केस होता है जिसमें एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयां जुड़ रही है। सम दूसरा एक चीज है कि भाई इसमें आपने बहुलकीकरण के विधियों में पढ़ा था आपने, एक तो योगज बहुलकीकरण और एक संगनन। संगनन के केस में होता है जब या एक या अधिक प्रकार की कोई भी केस में कोई जुड़ती है, कोई अणु निकलता है साथ में, तो संगनन। कुछ कोई भी सिर्फ जुड़ती हुई चलती है तो अगर अणु नहीं निकलता तो कौन सा होता है, योगज होता है। तो ये कौन सा भी आपका योगज बहुलकीकरण, कोई अणु नहीं निकल रहा साथ में भाई, बहुलकीकरण होता है। क्लियर है ये चीज? अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस क्या आता है कि इसमें भी एक पॉली आइसोप्रीन में केस बनता है, वो देखिए आपने एक चैप्टर आपके 11th में जीओसी में समावयिता से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ा होगा, समपक्ष और विपक्ष, मतलब बात करें सिस और ट्रांस। इसी केस में एक चीज साथ में इसी को देखते हुए देखना भाई दोबारा से, यहाँ पे जो ये कार्बन है और ये कार्बन है, उसमें एक चीज आपको दिख रही होगी, दोनों कार्बन का संकरण। भाई यहाँ पे अगर संकरण कैसे निकालते हैं, कार्बन कितने सिग्मा बंधों से जुड़ा है, प्लस में उस एटम के पास कितने लोन पेयर है, उन दोनों को जोड़ देते तो त्रिविम संख्या आ जाती है। उसी की बेसिस पे क्या निकालते हैं, संकरण निकालते हैं। 3 सिग्मा बंध है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो त्रिविम संख्या कितनी होगी, 3 के लिए sp2 हो गया, तो उसकी संरचना क्या होगी, त्रिकोणीय समतलीय होती है। सेम इसका भी कार्बन sp2 है, तो दोनों की जो संरचना है, उन दोनों कार्बन की जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों कार्बन, उनकी संरचना क्या होगी, त्रिकोणीय समतलीय, जिनके बीच में जो बंध कोण होगा कितना होगा, 120 डिग्री होता है। क्लियर है? इस वाले कार्बन से जुड़ा क्या, एक तो हाइड्रोजन रे क्या जुड़ा हुआ है, CH2। क्लियर है? सेम इस वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, एक तो CH3 और एक क्या जुड़ा हुआ है, CH2। और इसकी कितनी यूनिट चल रही है आपकी। अब देखिए इसमें भी दो केस हो सकते हैं भाई, ये जो CH2 हमने नीचे लिखा है ये ऊपर भी तो हो सकता था, मे भी देखो भाई ऐसे भी तो हो सकता था, ये CH2 का शायद भाई मे भी ऊपर हो। अब दिख रहा भाई वही सेम चीज भाई, अगर ये इस टाइप से कि अगर एल्कीन के जब दो समान समूह, एल्कीन की समान मतलब एक ही दिशा में हो, भाई एल्कीन की एक ही साइड हो, तो वो जो टाइप का जो आपका समावयवी बोला जाता है वो बोला जाता है समपक्ष। जब समान समूह इसमें हो, एल्कीन के तो ऊपर है नीचे विपरीत दिशा में हो, तो वो क्या बोला जाता है आपका भाई, विपक्ष बोला जाता है। आइसोप्रीन की दोनों यूनिट है तो समपक्ष पॉली आइसोप्रीन बोली जाएगी, पॉली आइसोप्रीन। और ये कौन सा बोला जाएगा, विपक्ष पॉली आइसोप्रीन। क्लियर है भाई?
अब जो बात आती है, जो प्राकृतिक रबर जो होता है वो वास्तव में कौन से टाइप का होता है? समपक्ष पॉलीआइसोप्रीन होता है, ना कि जो विपक्ष पॉलीआइसोप्रीन होता है ये दूसरे टाइप का बहुलक होता है, गट्टा परचा। जो आपका जो वास्तव में जो प्राकृतिक रबर है वो कौन से टाइप का भाई आपका समावयवी है? भाई समपक्ष समावयवी या समपक्ष पॉलीआइसोप्रीन कहते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जो प्राकृतिक रबर होता है उसकी 1 लाख इकाई समपक्ष होती है, विपक्ष समपक्ष को क्या बोलते हैं? आपने वर्ड सुना होगा सिस, विपक्ष को क्या बोलते हैं? ट्रांस। सिस और ट्रांस के केस आप पढ़ चुके हो 11वीं क्लास में, तो क्लियर है ये चीजें। तो ये होता है प्राकृतिक रबर, ये क्या उसका हो गया आणविक संगठन, और संगठन में भी ये पूछा जाता है कि वो जो प्राकृतिक बहुलक होता है उसकी जो पॉलीआइसोप्रीन बहुलक है उसकी जो समावयवी या कंपोजिशन होता है समपक्ष टाइप होता है, विपक्ष टाइप। तो कौन से टाइप होता है? समपक्ष, क्योंकि विपक्ष एक नया दूसरा बहुलक होता है, वो क्या होता है? गट्ठा परचा होता है। क्लियर है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखने को पढ़ने वाले हैं, आपका जो टॉपिक है संश्लेषित रबर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इसी चैप्टर जो पढ़ने वाले, क्योंकि इससे पहले हमने अभी क्या पढ़ा है? प्राकृतिक। हमने भाई सबसे पहले रबर का हमने क्या किया था? वर्गीकरण 2 टाइप से हो गया था, एक तो कौन सा? प्राकृतिक रबर, दूसरा संश्लेषित। प्राकृतिक में हमने क्या क्या किया भाई? प्राकृतिक मिलता कहां से, उसका संगठन क्या है, साथ में अब एक चीज और पढ़ी थी उसमें, जो क्रेप रबर बना था उसकी क्वालिटी को चेंज करने के लिए हमने एक विधि पढ़ी थी। हमने उसका क्या किया था भाई? रबर का वल्कनीकरण किया था। देखिए रबर की जो भौतिक गुणों में कुछ हम उसमें अलग से अपडेट करने के लिए, कुछ उसको बढ़िया बनाने के लिए उसका क्या कर रहे थे भाई? उसका वल्कनीकरण किया था। मतलब आपका जो क्रेप रबर था वो अगर बात करें आपके औद्योगिक रूप पे या बेसिक यूजेज के बेसिस पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, तो हमने उसका क्या किया था? रबर का वल्कनीकरण। देखिए होता कैसे रबर का वल्कनीकरण? सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपको क्रेप आइसोप्रीन की यूनिट होती है, भाई आइसोप्रीन की यूनिट आपकी क्या होगी? बहुलकीकरण के केस में देखना CH3 सॉरी CH2, ये आपकी पॉलीआइसोप्रीन की यूनिट है, एक यूनिट। हम दूसरी यूनिट और ले रहे हैं, सेम एक और श्रृंखला होती है सेम ऐसी जैसे कि CH3, साथ में डबल बॉन्ड है CH2, ये दूसरी आइसोप्रीन की यूनिट है बहुलक की, पॉलीआइसोप्रीन की। जब हम आइसोप्रीन यूनिट को मतलब प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो इनके मध्य आइसोप्रीन यूनिट को मध्य क्या बन जाते हैं? सल्फर के सेतु बन जाते हैं। एक बॉन्ड टूटता, वैलेंसी पूर्ण रहती है। जब भी चार थी जुड़ने से पहले देखो इसकी 4 है, और जब ये सल्फर से जुड़ते तब भी उनकी वैलेंसी क्या है? ये बंद एक टूट के उससे बन जाते हैं। भाई उन्हीं की जो बहुलक इकाइयों की जो श्रृंखलाएं होती उन्हीं के मध्य सल्फर के त्रियक बंध बन जाते हैं, बीच में ब्रिज बन जाते हैं, सेतु बन जाते हैं, जिससे जो रबर था उसकी प्रत्यास्थता बढ़ जाती है, उसके अवशोषण क्षमता उसके जल के लिए घट जाती है, मजबूती बढ़ जाती है। इसी प्रोसेस को एक नया बन गया, मॉडिफाई हो गया, संशोधित हो गया, उसकी क्वालिटी में चेंज आ गया। जो प्राकृतिक रबर था आपका, जो प्राकृतिक बहुलक था, लेकिन इसको हमने लैब में कुछ इसको क्या करा है? कुछ मॉडिफाई किया है। तो अब ये वैसे बोला जो इसका नया नाम प्राकृतिक रबर से बोला जाएगा, ये वल्कनीकृत रबर, वल्कनीकृत रबर बोला जाएगा। अब ये प्राकृतिक रबर नहीं है, अगर बात की जाए प्राकृतिक नहीं रह जाता, अब ये हो जाता है कैसा? अर्ध संश्लेषित बहुलक टाइप का हो जाता है, अर्ध संश्लेषित बहुलक कहलाएगा। आपके चैप्टर में अगर कई बार सवाल भी पूछा जाता है कि कोई अर्ध संश्लेषित बहुलक का एक उदाहरण दीजिए, तो सबसे पहले उसका क्या उदाहरण देते हो? वल्कनीकरण रबर। अगर क्योंकि हमें पता है प्राकृतिक रबर तो प्राकृतिक रूप से था, उसको कुछ मॉडिफाई हमने लैब में कर दिया, तो जो प्राकृतिक की बजाय कैसा बन गया? अर्ध संश्लेषित बहुलक कहलाएगा। क्योंकि अर्ध बहुलक की क्या पहचान थी भाई? अर्ध संश्लेषित की कि ये होते तो सबसे पहले प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, लेकिन कुछ भौतिक गुणों का हम कुछ उसमें क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं। तो ऐसे टाइप के बहुलक कौन से थे भाई? अर्ध संश्लेषित बहुलक। इसके बाद आप प्राकृतिक रबर के अलावा हमने दूसरा वर्गीकरण उसका क्या पढ़ा भाई? रबर का ही, वो पढ़ते हैं। दूसरा भाई वर्गीकरण जो आपका है संश्लेषित रबर। देखिए क्या होता है, देखिए तो आपका भाई संश्लेषित रबर। अब बात आ रही संश्लेषित रबर क्या होता है कि हमें पता है कि लैब में बनाए जाते हैं, लैब में मानव के द्वारा निर्मित होते हैं। इसका सबसे जो पहला एग्जांपल है वो आपका है भाई स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। इसको यहां से स्टाइरीन का S, ब्यूटा का B और R रबर का यहाँ पे SBR, इसको SBR भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम भी एक इसको ब्यूना एस और बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है इंपॉर्टेंट, ब्यूना एस के नाम से पूछा जाता है। इसमें क्या होती है? इसमें एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयां होती हैं। एक तो यहां से वर्ड मिल रहा ब्यूटाडाइन, इसमें एक तो होता 1,3 ब्यूटाडाइन होता है। 1,3 ब्यूटाडाइन क्या होता है भाई? CH 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 डबल बॉन्ड, ये होती है आपकी 1,3 ब्यूटाडाइन।
प्लस में दूसरी जो एकलक इकाई होती है स्टायरिन, स्टायरिन क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और इससे जुड़ा होता है C6H5। एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाई जुड़ती है, इसमें होता है क्या, सेम प्रोसेस, जब ये आपस में जुड़ती है तो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव लग जाता है। इसके बाद होता है कि एक एकलक इकाई तो 1,3 ब्यूटाडाइन की, दूसरी एकलक इकाई किसकी मिलेगी भाई आपको, स्टायरिन की। उसके बाद अगली फिर से इकाई इसकी भाई जुड़ती चलेगी, एक इकाई इसकी जुड़ेगी, फिर एक इकाई इसकी, फिर एक इसकी आएगी बाद में, फिर अगेन एक इसकी आएगी। जुड़ने क्या है भाई, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक इधर ये मूवमेंट ये करेगा तो ये यहाँ पे मूवमेंट करेगा, इस पर तो पार्शियली पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव वाला इस पर अटैक कब करेगा जब मूवमेंट उस साइड, तो इस पर नेगेटिव तो इस पर क्या पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो ये आपस में प्लस माइनस के बीच में बॉन्ड, ये किसी ये CH किसी अगले वाली, मतलब यहाँ पे अगर नेगेटिव इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, नेगेटिव किसी अगले वाली 1,3 ब्यूटाडाइन के प्लस पर क्या कर रहा होगा अटैक, मतलब उससे क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। देखना जुड़ने के केस में जब ये केस होता है तो होगा क्या भाई, देखना इससे जो दोनों आपस में जुड़ेगा भाई, किसी ने इस पर अटैक किया, अगली स्टायरिन की इकाई इस पर अटैक कर रही होगी इसके साथ CH2 के साथ, वो अटैक कब कर रही होगी जब ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो रहा होगा, यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड हो गया भाई, पहले डबल था, ये क्या हो गया सिंगल, और डबल अप इनके बीच में हो जाएगा CH और CH के बीच में हो जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पे क्या आएगा माइनस, जो किसी अगले वाले प्लस पे अटैक करेगा, जो डबल बॉन्ड था वो क्या हो जाएगा सिंगल, जो कि सिंगल यहाँ पे नेगेटिव वो किसी अगले वाले पे डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे जो प्लस हो रहा होगा दोनों के बीच में क्या बन जाएगा भाई बॉन्ड। उसके बाद क्या CH जो कि किसी अगले वाले पर अटैक कर रहा होगा, इसके CH से साइड में क्या जुड़ा भाई C6H5। बस इनकी कितनी यूनिट जुड़ती हुई चलेगी कि जितनी यूनिट क्या ना हो जाए इसकी n यूनिट हो जाए। इसी बहुलक ये आपका बहुलक बन चुका है जिसका नाम क्या भाई स्टायरिन, क्योंकि किससे बना है तो स्टायरिन से बना है, ब्यूटाडाइन से बना है, तो इसको स्टायरिन ब्यूटाडाइन रबर बोलते हैं। ये आपका जो बहुलक बना है ये कौन सा बहुलक बन गया भाई, स्टायरिन ब्यूटाडाइन रबर। क्लियर है। दूसरा देखना भाई, एक टाइप का ये संश्लेषित रबर का ये पहला एग्जांपल है, दूसरा पढ़ते हैं भाई। देखना इजी है, कुछ नहीं, सभी एक ही तरीके से बस जोड़ने, बस इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव का एक जुड़ता हुआ एक सीक्वेंस तरीके से जोड़ता हुआ चलना है, बॉन्ड की शिफ्टिंग कराते हुए चलनी, कुछ नहीं, सारे बहुत इजी है, एक ही तरीके से चलते हैं। दूसरा आपका जो चलता भाई देखना, दूसरा भाई पोली आइसो ब्यूटाइल, पोली आइसो ब्यूटाइलिन। देखिए क्या होती है पोली आइसो ब्यूटाइलिन, इसको अगर बात की जाए इसके केस में ये होती है पोली आइसो ब्यूटाइलिन, इसमें अगर बात की जाए CH3 इसको बोलते हैं आइसो ब्यूटाइलिन। एकलक इकाई होती है भाई, ये इसकी n यूनिट लेते हैं भाई, ये किसी दूसरी सेम ऐसे अगली इकाई देखना, मैं दूसरी ले रहा हूं, कैसे जुड़ती हुई चलेगी ये, अगर इस पे डिस्प्लेसमेंट होता है क्योंकि ये तो प्लस इफेक्ट लग रहा है, तो इस पर यहाँ पर अगर ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ होता है तो इस पर प्लस एक पर क्या होगा, जैसे कि सॉरी एक पे तो प्लस एक पर क्या होगा माइनस, ये माइनस वाला किसी अगले वाले पे सेम शिफ्ट ही होगा, तो यहाँ पे माना प्लस तो यहाँ पे क्या माइनस, ये प्लस माइनस आपस में जुड़ते हुए चलेंगे क्योंकि n यूनिट है, सारी आपस में बीच में बॉन्डिंग बनेगी, तो ये बहुलक कैसे बनेगा, जब ये डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये तो उसकी एकलक इकाई है, ये किसी अगले पर अटैक करेगी, पिछले वाली की इस पे अटैक कर रही होगी, इससे क्या बन जाएगा, उससे बॉन्ड बन जाएगा। उसके बाद जो डबल बॉन्ड एक टूट की तो आएगा भाई यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, जो कि नेगेटिव चार्ज जो किसी अगले से बॉन्ड बना रहा हो, तो ये कार्बन अगले से प्लस में साइड में क्या जुड़ा भाई CH3 और ये यूनिट कब तक जुड़ती चलेगी, जब तक उसकी वैल्यू ना कितनी हो जाए n हो जाए। भाई ये आइसोब्यूटाइलिन था, वर्ड अब क्या लग जाएगा पोली, सामने वर्ड लग जाएगा, जब बहुलक इकाइयों के रूप में कन्वर्ट हो जाता है तो पोली आइसोब्यूटाइलिन बोला जाएगा। इसको एक दूसरी भी वर्ड है, अगर पोली से यहां से P, आइसो से I और ब्यूटाइलिन से B, इसको PIB भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है। क्लियर है। तो ये आपका दूसरा संश्लेषित रबर के एक एग्जांपल हो गया। तीसरा वाला पढ़ते हैं, देखना देखना तीसरे वाला जो आपका भाई ये आपका पोली ब्यूटाडाइन रबर। देखना क्या होता है पोली ब्यूटाडाइन में, यहां पे देखना सिंपल आपको दिख रही है यूनिट ब्यूटाडाइन, यहां से सबसे पहली जो यूनिट होती है सेम टर्म्स देखना CH डबल बॉन्ड, एक यूनिट होती है 1,3 ब्यूटाडाइन की, इसकी यूनिट में वही अकेली यूनिट इसकी n यूनिट लेते हैं तो सेम हमें पता है इसके आगे फिर यूनिट होगी, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा और जुड़ती हुई चलेगी, ये किसी अगले वाले में जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा, कुछ ऐसी सेम यूनिट पीछे इस पर अटैक कर रही होगी तो इससे क्या बनाएगी बॉन्ड बनाएगी, जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल हो जाएगा, हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के कारण जो सिंगल था इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने से क्या हो जाएगा वो डबल बॉन्ड।
जो डबल बॉन्ड था उस पर अटैक माइनस, जो अगली वाले पर अटैक करेगा जो डबल बॉन्ड क्या हो चुका सिंगल, और ये CH2 किसी अगले वाले से जुड़ जाएगा। और ये यूनिट कब तक जुड़ती हुई चलेगी जब तक उसकी वैल्यू क्या ना हो जाए। ब्यूटाडाइन की यूनिट है 1,00,000 इकाई। अभी बोली क्या जाएगी भाई, अभी पॉली ब्यूटाडाइन रबर बना जाएगा, ये इसकी बहुलक इकाई होगी। क्लियर है। इसके बाद हम भाई चौथा एग्जांपल पढ़ते हैं। संश्लेषित रबर का ये एग्जांपल है जो लैब में बनाए जाते हैं, सारे सारे मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। देखना देख, अगला आपका भाई पॉली क्लोरोप्रीन, या इसको नियोप्रीन रबर भी बोलते हैं भाई, दूसरा नाम है नियोप्रीन रबर भी बोलते हैं। देखना होता है क्या इसमें, सबसे पहले पॉली क्लोरोप्रीन की अगर बात करें, इसकी 1,00,000 इकाई क्या होती है भाई, ये चीज देखना भाई। ये होती है आपकी क्लोरोप्रीन 1,00,000 इकाई। देखो पॉली क्लोरोप्रीन तो मतलब उसकी 1,00,000 इकाई क्या है, क्लोरोप्रीन। इसकी एन यूनिट लेंगे, सेम सीक्वेंस है, वही वैसे ही चल रहा होगा, सेम एज लाइक, क्योंकि ये यहां पे शिफ्ट, ये किसी अगले वाले पे, हमें पता कोई अगले वाली यूनिट इससे जुड़ रही होगी, तो क्या बन जाएगा CH2। ये वाला अगर बात है इन दोनों का जो डबल बॉन्ड था टूटने के बाद जो यहां शिफ्ट होगा, तो ये दोनों के बीच में क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। जो ये सिंगल था ये क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, जिससे क्या जुड़ा हुआ Cl। अब ये जो डबल बॉन्ड टूट के माइनस जो किसी अगले पर अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा सिंगल, और सिंगल के बाद ये CH2 किसी अगली यूनिट से जुड़ रहा होगा। कब तक जुड़ता चलेगा, जब तक इसकी वैल्यू कितनी ना हो जाए। इसी को ही क्या बोलते हैं भाई, ये क्लोरोप्रीन इसकी 1,00,000 इकाई थी, जब बहुलक में आ गया तो बढ़ के लग गया पॉली, तो ये क्या बोला जाएगा पॉली क्लोरोप्रीन, या इसको नियोप्रीन भी बोलते हैं। क्लियर है भाई। इसके बाद अगला ये कौन सा टाइप है आपका, 4 टाइप होगा। अब 5th टाइप पढ़ते हैं, देखना इजी है, सभी एक ही सीक्वेंस में आपको चलाने, कुछ नहीं, बहुत इजी है। अगला भाई आपका 5th नंबर पे आता है नाइट्राइल, इसको ब्यूना एन भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है ब्यूना एन। होता है क्या, नाइट्राइल रबर में 2 चीजें होती है भाई, नाइट्राइल और ब्यूना एन में। एक तो 1,3 ब्यूटाडाइन होता है देखना, CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में अगर दूसरी जो यूनिट होती है वो होती है एक्रिलो नाइट्राइल, जिसमें साइनाइड ग्रुप जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं नाइट्राइल, एक्रिलो नाइट्राइल, सॉरी एक्रिनो नाइट्राइल, एक्रिलो नाइट्राइल। और प्लस में ये क्या भाई आपका 1,3 ब्यूटाडाइन। जब ये जुड़ती है आपस में, जुड़ने के बाद हमें पता भी, देखना एक बार जुड़ेगी कैसे, वही सेम सीक्वेंस है भाई। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इसमें क्या होगा देखना भाई, कैसे होगा सेम, ये इधर शिफ्ट, ये किसी इस पे प्लस माइनस, उसमें अगली शिफ्टिंग के बाद भाई इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव, सेम टर्म्स, तो ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव से जुड़ता हुआ चलेगा। जुड़ने के बाद मैं इसको देखो नीचे लिख रहा हूं भाई, इस अगली यूनिट, इसके बाद एक यूनिट, तो इसकी एक इसकी, फिर एक इसकी, फिर एक इसकी, ऐसे सीक्वेंस में चल रही होती है। तो अगले वाली इसकी यूनिट जो माइनस वाला पार्ट है उसके प्लस वाले पर अटैक कर रहा होगा अगली वाली यूनिट में, तो यहां से भाई बॉन्ड बनाएगा CH2, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा CH के बीच में, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा भाई डबल बॉन्ड। उसके बाद ये बॉन्ड टूट चुका है, क्या हो जाएगा सिंगल, और ये जो बॉन्ड टूटने के बाद जो है नेगेटिव चार्ज है वो किसी अगले वाले पर अटैक करेगा, किस पर CH2 के बाद। ये टूटने के बाद किसी अगले पे जो डबल बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट अगले पे करेगा, और इसके साइड में नीचे क्या जुड़ा होगा भाई साइनाइड। बस ये अब क्या बन चुकी है, बहुलक इकाई बन चुकी है। और कैसे भाई, जो एक से अधिक प्रकार की जब 1,00,000 इकाई आपस में जुड़ती है तो समनी विषम बहुलकीकरण बोला जाता है, या सह बहुलकीकरण बोला जाता है। सम बहुलकीकरण नहीं होगा। दूसरी चीज, इसके थ्रू अगर कोई दोनों में भाई योगज बहुलकीकरण है या बात कीजिए संगणन, दोनों यूनिट आपस में जुड़ी सीधा बहुलक बना, कोई भी इकाई साथ में नहीं निकली है, तो योगज बहुलकीकरण का ये एग्जाम्पल है। देखिए आप 6 नंबर पे जो पढ़ते हैं आपका भाई ABS रबर, देखना क्या होता है भाई ABS रबर, वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। ABS रबर भी 3 यूनिट से बना होता है, जो आपका 6 नंबर पे आता है ABS रबर। ये भी एक प्रकार का संश्लेषित रबर ही है। ABS रबर में एक तो क्या होती है, 3 टाइप की यूनिट होती है। एक तो बात कीजिए CH2 CH डबल, सॉरी सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, प्लस में एक तो होता है साथ में CH2 डबल बॉन्ड CH CH, प्लस में एक चीज जो होती है CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5। ये आपका क्या भाई 1,3 ब्यूटाडाइन, ये आपका भी क्या एक्रिलो नाइट्राइल, और ये क्या भाई आपकी इस टाइप,
इन तीनों के एडिशन से जो बनता है एबीएस रबर बनता है। एक 20%, एक 30 और एक 50% के रेशियो में लेते हैं, अलग अलग मात्रा में क्वांटिटी में लिया जाता है। इन तीनों के मिलने से क्या होगा, देखो सिंपल है भाई, एक यूनिट इसकी आएगी, फिर एक यूनिट इसकी, फिर एक यूनिट इसकी, फिर वापस से एक यूनिट इसकी आ जाएगी। मतलब उसकी एक यूनिट जो सीक्वेंस में आ रही है किस पर अटैक करेगी, इस पर अटैक करेगी, ये यहाँ पे, ये शिफ्ट यहाँ पे, ये शिफ्ट अटैक इस पे, ये अटैक इस पे, और ये किसी अगली पे। बन क्या जाएगा, सिंपल देखना, CH2 से जुड़ेगा भाई CH2, जो सिंगल बॉन्ड है, जो डबल था वो सिंगल हो जाएगा, जो सिंगल था वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। CH के बीच में डबल, उसके बाद क्या है, जो डबल था वो क्या हो जाएगा, सिंगल। सिंगल होने के बाद जो जिनके बीच में बॉन्ड नहीं था उनके बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग। डबल था वो सिंगल हो जाएगा, CH साइनाइड साइड में जुड़ा, जो इनके बीच में नहीं थी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग बन जाएगी। इनके बीच में CH और CH2 के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो क्या हो गया, सिंगल। साइड में क्या जुड़ा, C6H5। और ये किसी अगले से कब तक जुड़ते हुए चलेंगे, जब इसकी क्या यूनिट होगी, N यूनिट, और ये N यूनिट, तो इसकी कितनी यूनिट, N। इसी यूनिट को जो आपका बहुलक बन के आया है, इसी को क्या बोलते हैं, ABS रबर। तो ये पढ़े आपने भाई संश्लेषित रबर, इंपॉर्टेंट है ये सबसे, रबर के दोनों क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। पहला प्राकृतिक, जो मानव के द्वारा निर्मित नहीं किए जाते, जो सबसे पहले किसमें, लैब में नहीं बनाते, प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। ये संश्लेषित है, ये लैब में बनाए जाते हैं। ये चीजें आपको एक लगी का ये लेनी होती है, जो आपस में जुड़कर ये बहुलक बनाती है। जैसे कि एग्जांपल किसका पढ़ा, ABS रबर का। ठीक है भाई, ये आपको अगर कोई चीज इसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है चीजों को देखने में, तो बार बार ये सारे सेम से एक बार वीडियो रिवर्स करके दोबारा देख ले। मिलते हैं अगले लेक्चर में।